Hello students, welcome to the new video and your new chapter, Solid State. Your first unit, your eagerly awaited chapter, Solid State. Okay, what are solids? छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो. They are having definite shape, definite volume, they occupy space. +1 के अंदर आप खूब डिटेल में इसको पढ़ कर आए हैं. तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको अंडरस्टूड है पहले से ही. अब हम सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा हम उसको थोड़ा सा केमिकली एनालाइज करेंगे. +2 के अंदर वहाँ आप सॉलिड स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो, यहाँ हम उसको केमिकली एनालाइज करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहली चीज, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कौन सी प्रॉपर्टी सेपरेट करती है? उनके पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सॉलिड्स के अंदर ये बिल्कुल ऐसे क्लोज होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड. लिक्विड के अंदर ये थोड़ी थोड़ी दूरी आ जाती है इनके बीच में, और गैसियस स्टेट के अंदर ये एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं. तो अब आप एक चीज देखिए, आपने +1 में भी पढ़ा है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि इनको आप प्रेशराइज करोगे तो बीच में खाली जगह बहुत है, ये क्लोज आ जाएंगे. लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस के कंपैरेटिव बहुत कम है, और सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी नील. आप सॉलिड्स को बहुत जोर भी लगाएं उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे. अगर आप लोहे के ऊपर जोर लगाएंगे तो वो शीट बननी शुरू हो जाएगी, तो डीफॉर्म हो जाएगा, बट वो कंप्रेस नहीं होगा. ठीक है. ये तो जनरल सी बातें थी जो आप +1 में पढ़ कर आए हैं. तो मैं सॉलिड्स को अब क्लासिफाई करके बताती हूँ. जो सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स की, हम इनको बेसिकली दो उसमें बांटते हैं, amorphous एंड क्रिस्टलाइन. A means without, morph means shape, without any shape, shapeless. क्रिस्टलाइन, इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी. अब मैं इससे पहले कि आपको इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बताऊं, मैं आपको एग्जाम्पल पहले बताऊंगी, रादर दिखाऊंगी, सो दैट आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि क्रिस्टलाइन के अंदर क्या चीज होगी. ओके. ये मेरे पास कोयले हैं. ठीक है, मैं उठा के दिखा देती हूं. अब देखिए, एक नहीं, दो नहीं, मैंने काफी सारे कोयले इकट्ठे करे हैं. तो देखो, सभी की शेप जो है वो अलग है ना. सभी की शेप अलग है. और एक चीज मैं और आपको अभी करके दिखा देती हूँ, लेटर ऑन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगी. अगर आप इस कोयले को क्रश करते हो, तोड़ते हो, तो देखिए चूरा बन जाता है ना. इसको मैंने तोड़ा, और ये कोई छोटी शेप, कोई बड़ी शेप, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वो एक जैसे ही बने. देखो, इसको मैं क्रश कर रही हूँ, कुछ का कुछ बनता जा रहा है. ठीक है. तो अब मैं दूसरी आपको एग्जांपल देती हूँ. आप जरा फोकस करेंगे इसको. पहले इधर फोकस करिए. बिल्कुल ठीक. ये है चीनी, और ये हैं चीनी के दादाजी. ये मैंने मिश्री के पीसेस लिए हैं. तरीका सेम रहता है. ठीक है. अब आप एक चीज, मैं इसको हथेली पे रख के आपको शो करती हूं. स्मॉल क्रिस्टल एंड बिग क्रिस्टल, दोनों की शेप जो है वो सेम है. देखने में लग रहे हैं कि ये छोटे छोटे क्यूब हैं. ये छोटे छोटे क्यूब्स लग रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर क्यूब नहीं है. चलिए मैं थोड़ा सा इनको बोलती हूँ, अपने कैमरामैन को थोड़ा इसके ऊपर फोकस करें जरा, बड़ी वाली मिश्री के ऊपर. आप देखेंगे इसके एजेस कटे हुए हैं. अभी ये कौन सी शेप है, मैं आपको शेप का नाम नहीं बताऊंगी.
तो आपने देखा यहाँ पे चीनी के कितने भी पार्टिकल रहे हों, सभी की शेप एक जैसी। ठीक है, आप अपने अपने घर में चीनी लीजिए, जिनके घर में ये खाने वाली मिश्री है आप मिश्री के पीसेस लीजिए और उनकी शेप को जरा माइन्यूटली उसको स्टडी करें कि किस तरह की है। क्योंकि आप लोगों ने शुगर क्यूब्स भी देखी हैं, क्यूब बिल्कुल ऐसा होता है कटिंग एजेस वाला, लेकिन अगर आप इसको देखें, मिश्री के पीस को देखें, इसके कटिंग एजेस नहीं है। ये इधर से भी ऐसे शार्प कट लगा हुआ है, इधर से भी शार्प कट लगा हुआ है। तो ये जो शार्प कट्स लगे हुए हैं ये इस तरह का नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलती कि जो चीनी की शेप है वो क्यूबिक है, इट इज नॉट हैविंग क्यूबिक शेप। अब चीनी की शेप कौन सी है, जब हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी शेप के बारे में स्टडी करेंगे, तब आप खुद मुझे बताएंगे कि चीनी का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की है। ठीक है, तो आपको एम ऑफ और क्रिस्टलाइन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। शेपलेस मतलब जिसकी शेप नहीं है। कोयले हम सबके घर में मिल जाएंगी, चीनी भी सबके घर में मिल जाएंगी। तो इस कंसेप्ट को माइंड में लेके चले। अब हम देखते हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को मुझे डिफरेंशिएट कैसे करना है। ओके, सबसे पहली बात शेप आपने अभी देख ली। एमॉर्फस की कोई अपनी शेप नहीं है, इट इज टोटली इररेगुलर, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, नो डेफिनेट शेप। रादर मैं ये कहूंगी आप घर में जो लकड़ी जलाएंगे, लकड़ी की शेप के ही कोयले बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन डेफिनेट शेप। विंटर वेकेशंस के दौरान आपको याद होगा हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए थे और आप सबने उनकी शेप देखी हुई है कि वो किस तरह के दिखाई देते हैं। और दूसरा क्रिस्टल मैंने आपको चीनी का दिखाया। तो इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। फिर बात आती है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। अब जो एमॉर्फस हैं इनके अंदर रहता है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब मान लीजिए जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें दो कंपोनेंट जुड़े हैं ए बी। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ए क्रिस्टलाइन अगर है तो कैसा होना चाहिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, सारा एक जैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट रेंज का मतलब ए बी, एक बार ए बी आ गया, फिर 3-4 ए आ गए, फिर कहीं बी आ गया, फिर कहीं बी बी, फिर ए, फिर कहीं लगातार बी आ गया। तो शॉर्ट रेंज कहीं पे भी आपको ए बी कोई कोई ही मिलेगा, लेकिन इधर इधर हर जगह ए बी का पेयर है, हर जगह ए बी का पेयर है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट, एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट कभी भी शार्प नहीं होता। आपको अपनी बुक के अंदर जब भी मेल्टिंग पॉइंट्स का आप कोई भी टेबल देखेंगे, वो सारे के सारे मेल्टिंग पॉइंट्स किसके रहते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के। क्योंकि जो क्रिस्टल है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर आके मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब ऑर्डर से ही वो चीज मैं आपको करके बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 6 स्टूडेंट्स को सैंपल दिया क्रिस्टलाइन का, तो हर किसी के पास कौन सा पेयर गया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम आएगा। ओके, अब मैंने एक और बच्चों का ग्रुप लिया और उनको जब मैंने सैंपल दिया तो एक के पास आया ए बी, अगले के पास डबल ए, अगले के पास डबल ए, फिर अगले के पास डबल बी, फिर डबल ए, फिर डबल बी। तो नेचुरली हमारे पास एक अलग सी रेंज आएगी। किसी का जिसका ए बी है उसका इसके साथ मैच करेगा, जिसका ए है वो किसी और के साथ मैच करेगा, जिसका बी बी है वो किसी और के साथ मैच करेगा। तो जैसे इनके बिल्कुल शार्प रहेंगे, आप पढ़ते होंगे कि कोई भी किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 360 केल्विन, बिल्कुल फिक्स वैल्यू, लेकिन इनके लिए एक रेंज रहेगी कि लेट इट बी 300 से लेकर 325 के बीच में ये लोग मेल्ट करते हैं। डिपेंड करता है सैंपल में कौन से कंपोनेंट्स के। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल भी शार्प नहीं होता। ठीक है, अब आ गई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
आपने थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आप हर कंपोनेंट की, हर कंपाउंड की एंथैल्पी निकालते हो। जैसे अगर मैं वैल्यू आपको बताऊं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 390.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर 286 किलो जूल पर मोल। इट इज अ फिक्स वैल्यू। तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, कि जब ये चीज मेल्ट करती है, उसको पूरी तरह मेल्ट करवाने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना लगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मेल्ट होने से पहले चीजें फ्यूज करती हैं, है ना। अगर आप तवे के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालेंगे, तवा गर्म है, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, वो फ्यूज कर जाएगी, चिपचिपी सी हो जाएगी। तो पहले फ्यूज करेगी, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्यूज होगी पहले, फिर वो मेल्ट कर जाएगी। तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है बिल्कुल डेफिनेट नहीं है, और क्रिस्टलाइन की बिल्कुल डेफिनेट वैल्यू आएगी। देन क्लीवेज, मैंने आपको कोयला ऐसे तोड़ के दिखाया तो वो अलग अलग शेप में टूटा, लेकिन क्रिस्टलाइंस का क्या होता है, ये हमेशा जब इनको किसी शार्प एज्ड वेपन से काटा जाता है तो बिल्कुल रेगुलर क्लीवेज आती हैं, जैसे ब्रेड की स्लाइसेस आती हैं ना, एक जैसी। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल कि बराबर बराबर स्लाइसेस आएंगी, ठीक है। अब ब्रेड को मैं ये नहीं बोलती कि क्रिस्टलाइन में आप स्टडी करो, लेकिन वो एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने डायमंड्स देखे हैं, टीवी पे देखे होंगे, लेकिन जिस माइन से डायमंड निकलते हैं, ये छोटे छोटे थोड़ी ना होते, इनको काटा जाता है, बड़े डायमंड को छोटे डायमंड्स में तोड़ा जाता है। अब जो शेप पूरे बड़े डायमंड की रहेगी, जब उसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लिया जाता है तो वही शेप जो है वो छोटे छोटे डायमंड्स की हो जाती है, और उनको फिर ऑर्नामेंट्स के अंदर, ज्वेलरी के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी, ठीक है। अब आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी, जो एमॉर्फस हैं दीज आर आइसोट्रॉपिक, और जो क्रिस्टलाइन हैं दीज आर एनआइसोट्रॉपिक। ये दोनों ही ऑल्टरनेटिवली पेपर के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, चाहे एमसीक्यू में आ जाए, चाहे आपको 1 मार्क में वैसे आ जाए। आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक क्या मतलब है इसका? सॉलिड्स की कुछ एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हमारे पास रहती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आइसोट्रॉपिक क्यों हुआ? इसलिए वैल्यू ऑफ all physical properties are same in all directions. Value of all physical properties are same in all directions. और क्रिस्टलाइन में क्या होगा? are not same, और आप क्या लिख देंगे? are different in all directions. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सबके घर में बल्ब है, CFL नहीं, दूसरे वाला, ठीक है, स्कूल में आप लोगों ने देखा है। कांच किसका एग्जाम्पल है? एमॉर्फस का, क्योंकि कांच क्या है? दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। ये प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन नहीं होता। कांच सिलिका से बनता है, सैंड से बनता है। और डायमंड, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन। और आपने देखा डायमंड जो है वो शाइन करते हैं। रीजन, जैसे ही लाइट उनके अंदर एंटर करी, पहले एक एज से रिफ्रैक्ट हुई, दूसरे में चली गई, दूसरे से तीसरे में चलेगी, तीसरे से आगे वाले में चली गई, और वो हर एज पे हमें शाइन करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कांच का बल्ब क्या करता है? जैसे उसके अंदर फिलामेंट ग्लो करता है, चारों दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शंस, वो सेम लाइट को फेंकता है। ऐसा तो नहीं होता कि बल्ब के इस साइड ज्यादा लाइट, इस साइड कम, ठीक है। अब ये तो मैं बल्ब की बात कर रही हूँ। अगर आपके घर में टेबल लैंप है, जिसमें हम कैरोसिन ऑयल लगाकर, विक वाली लैंप जो होती है, लालटेन जो होती है, तो
तो उसका भी कांच का होता है बाहर का खोल। आप जैसे उसको लिट करते हैं, ऊपर कांच रखते हैं, चारों दिशाओं में एक जैसी रोशनी आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कांच की जो लाइट को रिफ्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांच का, वो सेम प्रॉपर्टी देता है, क्योंकि ये है एमॉर्फस है ये। तो हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर क्या है? सेम नहीं रहती। कैसे नहीं रहती? ये देखिए, अभी क्रिस्टलाइन के अंदर एक डेफिनेट पैटर्न रहता है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो सीक्वेंस कुछ और है। अगर हम इस डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस कुछ और है। ओके, चलिए मैं इस तरीके से चली गई, सीक्वेंस कुछ और है। हम इस तरीके से नीचे को आ रहे हैं, सीक्वेंस कुछ और है। हमने इस डायरेक्शन में स्टडी किया, सीक्वेंस कुछ और है। अलग अलग डायरेक्शन में सीक्वेंस अलग अलग आएगा। किस केस में? क्रिस्टलाइन के अंदर। क्योंकि क्रिस्टलाइन के अंदर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस अलग, अलोंग वाई एक्सिस अलग और अलोंग जेड एक्सिस अलग होती है। इसलिए क्रिस्टलाइन क्या हो जाते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। लेकिन एमॉर्फस के अंदर कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती। देयर इज नो एक्स, वाई और जेड एक्सिस। रैंडमली पड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं, हर तरफ को सेम तरह का शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी फिर वैल्यूज क्या होंगी? सेम, क्योंकि उनको किसी भी तरह की ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करना है। अब अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो जितने भी एमॉर्फस हैं, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो मतलब फॉल्स। ये सचमुच में सॉलिड नहीं होते, दे रिजेंबल सॉलिड्स। उनकी तरह दिखते जरूर हैं लेकिन सॉलिड्स नहीं होते, क्योंकि सॉलिड्स कौन होंगे? उनकी एक डेफिनेट पैटर्न, ज्योमेट्री को वो फॉलो करेंगे। लेटर ऑन हम उसको स्टडी करेंगे। और जो क्रिस्टलाइन हैं, दीज आर ट्रू सॉलिड्स। इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। अब ये स्यूडो सॉलिड्स, जैसे हमारे पास, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, कोल है, ठीक है। फिर इधर हमारे पास क्रिस्टलाइन के अंदर डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है, कोल, ग्लास, प्लास्टिक, और इधर है डायमंड है, ग्रेफाइट है। देन जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, चाहे वो पोटेशियम नाइट्रेट है, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, चाहे वो कॉपर सल्फेट है, इसके क्रिस्टल्स तो आप देख चुके हैं, कॉपर सल्फेट है। देन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन।